राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे जंतुओं की विशेषताओं के अंदर केमल मैनेजमेंट, ऊंट प्रबंधन की आज हम बात करने वाले हैं। ऊंट की नस्लों की आज हम बात करने वाले हैं जो आपके पशु परिचय पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ आपको इसी क्लास में याद करवा दूंगा। कंटेंट आपकी स्क्रीन के सामने है, एनसीईआरटी आधारित है। जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है वैसा ही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे ऊंट की नस्लें। ऊंट की नस्लें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके मैनेजमेंट और इसकी शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊंट के महत्व के बारे में। ऊंट का इंपोर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर एक ऊंट जो है ना, एक महत्वपूर्ण पशु है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल है ऊंट। और इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर सवारी करने के लिए, भार ढोने के लिए, हल जोतने के लिए, रहट चलाने के लिए, गाड़ियां जोतने के लिए, इन सभी के लिए ऊंट को काम में लिया जाता है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। और ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, इसीलिए इसे शिप ऑफ डेजर्ट या फिर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊंट को अब राज्य पशु का दर्जा भी दे दिया गया है, जो आपके 30 जून 2014 को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऊंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में सुगमता से रख सकते हैं। जहां पर पानी की कमी है वहां आराम से इसको रखा जा सकता है, पाला जा सकता है। भारी बोझ ढो सकते हैं। अगर बहुत भारी वजन आपको ढोना है तो उसके लिए ऊंट को काम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेल काम लोगे तो 2 बेलों के बराबर एक अकेला ऊंट काम करता है। मतलब एक जोड़ी बैल के बराबर एक अकेला ऊंट कार्य कर सकता है। इसके अलावा ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। बात करें सन 2012 में जो पशु गणना हुई है उसके अनुसार ऊंटों की संख्या 0.32 मिलियन है। बट अगर हम बात करें जो आपके 2017 में पशु गणना हुई है, इसके अनुसार जो ऊंटों की संख्या है वो 0.25 मिलियन है। मतलब ऊंटों की संख्या में कमी हुई है। चलिए उस डेटा को भी देखेंगे, इस वीडियो में आगे देखेंगे, बट फिलहाल हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऊंटों के प्रकार। तो यार आप जानते हो कि ऊंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊंट। एक कुबड़ वाले ऊंट जिसे कैमेलस ड्रोमेडेरियस कहा जाता है, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। और ये ऊंट जो होते हैं ये शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक ऊंट आता है 2 कुबड़ वाला ऊंट। जो 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं इनको कैमेलस बैक्टीरियंस कहा जाता है, ये इनका जूलॉजिकल नेम है। और इन्हें बैक्टीरियन ऊंट भी कहा जाता है। ये आपको ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि में। बात करें ऊंटों में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर, तो याद रखना 2n बराबर 74, 2n बराबर 74 गुणसूत्र होते हैं। बात करें ऊंट की गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि का मतलब क्या होता है कि गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक का समय, पेट में बच्चा कितने दिन तक रहा, उसे कहा जाता है गर्भकाल अवधि। और ऊंटों की जो गर्भकाल अवधि होती है वो 390 से 410 दिन की होती है। आगे बढ़ेंगे, देन हम बात करेंगे श्वसन दर। ऊंट की श्वसन दर कितनी होती है। ऊंट 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, तो काफी बड़ा एनिमल है। ऊंट 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वास लेता है। और बात करें इसकी नाड़ी की गति, तो नाड़ी की गति है 28 बार प्रति मिनट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सर इसके शरीर का तापमान कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर। अब ऊंट के शरीर का तापमान बदलता है, सुबह अलग होगा, दिन में अलग होगा, शाम को अलग होगा। बट बात करें मॉर्निंग टाइम की, तो मॉर्निंग में होता है 34 डिग्री सेल्सियस। बात करें इवनिंग की, तो इवनिंग में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, इसका मध्य चक्र। मध्य चक्र कितने दिन तक चलता है, तो ये चलता है 28 दिन तक। फिर एक और क्वेश्चन आता है मध्यकाल। मध्यकाल होता है 3 से 5 दिन का। सर ये दोनों शब्दावली जरा हमें समझाओ। देखो मध्यकाल,
एक ऐसा काल होता है जिसमें मादा ऊंट नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करे। ऐसे काल को कहा जाता है मध्यकाल। तो दो मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है मध्यचक्र। तो मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा जो है 3 से 5 दिन तक प्रकट करती है। और दो मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे मध्यचक्र कहा जाता है, जो ऊंट में 28 दिन तक चलता है, मादा ऊंट में। चलिए फिलहाल हम आगे बात करेंगे। बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले ऊंट कौन लाया। भारत में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट पाबूजी आंसर लगा के आते हैं, बट वो आंसर गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। देखो, मोहम्मद बिन कासिम काबुल से सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। आप जानते हो कि जब मुगल भारत के अंदर आए तो ऊंटों पर वो सामान लेकर आते थे, युद्ध की सामग्री वगैरह आदि। तो ऐसे काबुल से मोहम्मद बिन कासिम भारत में ऊंट लेकर आए थे। फिर राजस्थान के अंदर ऊंट पाबूजी लाए। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से पाबूजी राजस्थान के अंदर ऊंट लाए, और पाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया है। ये कब दिया? 30 जून 2014 को दिया गया है। फिर बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, एनआरसी ऑन केमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई है। ऊंट पालक जाति की अगर हम बात करें तो ऊंट पालक जाति है रायका। जो रायका समाज के जो लोग होते हैं ये ऊंट पालते हैं। यह आपके जो आधुनिक विश्व में चरवाहे हैं उसके अंदर भी आपको दे रखा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें बंजारे पाए जाते थे जो व्यापार किया करते थे। ये वही बंजारे हैं। और हाँ, इनके साथ साथ राजस्थान के अंदर आपके एक रायका जाति पश्चिमी राजस्थान में जो ऊंट पालने का कार्य करती थी। तो याद रखना, ऊंट पालक जाति है रायका। और ये आपके आधुनिक विश्व के चरवाहों में भी दे रखा है। जैसा कि मैंने बंजारों के बारे में बताया, गुज्जर के बारे में बताया, बकरवाल के बारे में बताया, गद्दी के बारे में बताया, धंगर समुदाय के बारे में बताया, मालधारी के बारे में बताया, वैसे ही रायका भी उनमें से एक समूह है। फिर बात करें ऊंटों के देवता, तो ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी है। जब भी ऊंट को कोई बीमारी होती तो उनके नाम के से भभूत, भभूत मतलब जानते हो ना, जब कंडे वगैरह जलाए जाते हैं तो जो राख होती है उसको भभूत कहा जाता है, ठीक है। तो उसको लगा दिया जाता है, या उनके नाम का कोई धागा पैर में बांध दिया जाता है, तो ऊंटों की बीमारियां ठीक हो जाती है। ऊंटों की सबसे प्रमुख जो बीमारी है उसका नाम है सर्रा, जो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। फिर एक क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा गया कि ऊंट का जो बड़ा सा कुबड़ होता है इसमें क्या भरा हुआ होता है? क्या पानी भरा होता है? नहीं, इसमें वसा भरी होती है। तो याद रखना, ऊंट के कुबड़ में वसा का जमाव होता है। ऊंट के कुबड़ की जो हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, और ऐसे जो घेरा होता है वो होता है 200 सेंटीमीटर का। तो याद रखना, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, घेरा 200 सेंटीमीटर। और जन्म के समय ऊंट के बच्चे का जो भार होता है वो होता है 35 किलो, 30 से 35 किलो का भार होता है जन्म के समय, ठीक है। और ऊंट एक बार में 135 लीटर पानी पीता है, जबकि पर डे की आवश्यकता होती है 18 से 36 लीटर पानी उसको चाहिए। बट वो एक बार में पी लेता है कितना? 135 लीटर पानी पी लेता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कुल ऊंट कितने हैं? तो याद रखना, भारत में ऊंटों की संख्या 0.25 मिलियन मतलब 2.5 लाख ऊंट है, जिसके अंदर भी भारत में सर्वाधिक ऊंट आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे। राजस्थान में 2.13 लाख ऊंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर गुजरात है, थर्ड हरियाणा है, फोर्थ यूपी। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2.13 लाख ऊंट है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, और न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं, करीबन करीबन 208 ऊंट के आसपास। यहाँ तक का डेटा क्लियर है आपके। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नर का भार और मादा का भार। अब देखो, नर ऊंट का औसत भार होता है 500 से 750 किलोग्राम, मादा का होता है 400 से 600 किलोग्राम। अब बात करें ऊंट की नस्लें, तो ऊंट की नस्लें आप लोगों को एक ट्रिक से याद करवाई थी। ट्रिक क्या है कि बीकानेर जैसलमेर के 4 मास्टर कागज पर पढ़ाते हैं या कागज से पढ़ाते हैं, ऐसे ट्रिक आपको बताई थी। तो वो याद कर लेना, उससे ऊंट की 9 नस्लें आपको याद हो जाएगी। बट आपके सिलेबस के अनुसार, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है, 3 नस्लें इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहली नस्ल आती है जिसका नाम है बीकानेरी।
बीकानेरी ऊंट की बात करें, इसका मूल स्थान बीकानेर राजस्थान से माना गया है और ऊंट की सबसे सुंदर जो नस्ल है ना वो भी बीकानेरी है। इसका रंग गहरा भूरा होता है, काले से थोड़ा हल्का हल्का भूरा भूरा होगा और ऊंचाई काफी ज्यादा होती है। ये ऊंट 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, शरीर गठीला मजबूत होता है। इनकी विशेष पहचान क्या है कि इनके सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहा जाता है और इन ऊंटों का उपयोग बोझा ढोने के लिए और कृषि कार्यों में अधिक किया जाता है। फिर अगले हमारे पास जो ब्रीड आती है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेरी ऊंट, ओरिजिन जैसलमेर, थार का रेगिस्तान है। इन ऊंटों का रंग भी हल्का भूरा होता है और इनकी ऊंचाई कम होती है बीकानेरी से। इनकी ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है, मतलब उनकी 10 से 12 थी, इनकी 7 से 9 है। बात करेंगे, शरीर छोटा एवं पतला होता है। उपयोगिता सवारी के लिए उपयुक्त है और एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। देखो, आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर मूवी के अंदर सुनील शेट्टी जो ऊंट लेकर आते हैं वो जैसलमेरी होता है, क्योंकि सुनील शेट्टी उसमें बीएसएफ के जवान होते हैं। मतलब सेना, पुलिस, बीएसएफ इन जवानों के द्वारा जैसलमेरी नस्ल को काम में लिया जाता है, क्योंकि ये दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक रात में 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन आए तो लगा कर आना जैसलमेरी। अगले ऊंट हमारे पास आते हैं 3rd नंबर पे, मेवाड़ी। मेवाड़ी ऊंट का ओरिजिन मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर से माना गया। रंग वही हल्का भूरा होगा, आंखें छोटी सुस्त होती है, बट इसकी एक विशेषता है कि नीचे का होठ ऐसे लटका हुआ होता है और मोटी हड्डियां और सख्त बाल पाए जाते हैं। मतलब ऊंटों पे सख्त बाल पाए जाते हैं। इस ऊंट पे जो इसकी मतलब जो एक तरीके से बाहरी मक्खियां वगैरह है इनसे इसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऊंट के चेहरे पर, भौं पर, पलकों पर जो बाल पाए जाते हैं उनको जीप्रा कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना। उपयोगिता की बात करें तो कृषि कार्य और भार ढोने के लिए उपयोगी ऊंट हैं कौन? मेवाड़ी। बात करेंगे केमल मैनेजमेंट, ऊंट प्रबंधन। ऊंट प्रबंधन के अंदर कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि ऊंट का स्वभाव धैर्यवान होता है, सहनशील है। अन्य पालतुओं की, पशुओं की अपेक्षा इसको साधना थोड़ा कठिन होता है। मतलब गाय भैंस आसानी से पाल लोगे, बट ऊंट आसानी से नहीं पाला जा सकता। शारीरिक बनावट की बात करें तो विशाल शरीर होता है, तेज धूप सहन करने की क्षमता होती है। कुबड़ ऊंट की मुख्य विशेषता है, चौड़े पंजे पाए जाते हैं, रेत में चलने में सक्षम है, इसीलिए तो रेगिस्तान का जहाज है यार। बात करें आहार व्यवस्था, तो ऊंट को प्रतिदिन हमें 1.5 से 2% चारा, शुष्क चारा हमें शामिल करना चाहिए उसके चारे में, शुष्क पदार्थ। नमक देना चाहिए ऊंट को 30 से 80 ग्राम प्रति पशु, ठीक है। इसके अलावा संतुलित आहार के लिए मिश्रित भूसा और फलीदार चारा अनुपात 1:1 में हमें देना चाहिए। अब ऋतुओं के अनुसार अलग अलग चारा दिया जाता है ऊंट को। वैसे तो ऊंट का सबसे पसंदीदा चारा खारिया है। खारिया मतलब समझते हो ना, चने का भूसा। तो वर्षा ऋतु में कौन सा चारा देते हैं, शीत ऋतु में कौन सा चारा देते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा चारा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में चने का भूसा इंपोर्टेंट होता है, ये पसंदीदा चारा है, और विभिन्न प्रकार की घास है। शीत ऋतु में पाला और मोट का चारा। ग्रीष्म ऋतु में खेजड़ी, जाल, नीम आदि को ऊंट खाना पसंद करते हैं। बात करें ऊंटों की प्रजनन व्यवस्था, तो मादा जो ऊंट है वो 3 से 4 वर्ष में गर्भधारण योग्य हो जाती है और नर जो होते हैं वो 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य होते हैं। ऊंट की गर्भ काल अवधि जैसा कि बताया, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, इसको 310 से 410 दिन कर लेना, सॉरी 390 से 410 दिन कर लेना, ठीक है। प्रसव क्रिया की बात करें तो प्रसव क्रिया जब होती है, बच्चा बाहर आता है, टोड़िया बाहर आता है ऊंट का, तो दूध का उतरना और प्रजनन अंगों का शिथिल होना, और जो पहला दूध होता है जो माँ से निकलता है जिसको खीस बोलते हैं, जिसमें काफी ज्यादा प्रतिरोधकता पाई जाती है, वो 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को पिलाना चाहिए। ऊंटों की आवास व्यवस्था की बात करें तो खुली जगह में होना चाहिए, धूप और बारिश से बचाव हो, आवास ऊंचाई पर हो, और बाड़े में एक नांद की आवश्यकता होती है। नांद मतलब जहाँ चारा डाला जाता है ऊंट को, ताकि वो चारा खा सके। और एक ऊंट के लिए 100 से मतलब 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है, इतना स्थान होना चाहिए। ऊंटों की प्रमुख कुछ यह सामान्य बीमारियां हैं, जैसे दस्त लगना, आफरा,
पैरों की खुजली, परजीवी प्रकोप, एंथ्रेक्स, निमोनिया और सर्रा इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज के वीडियो का मेरा मोटिव इतना ही था कि जंतुओं की विशेषताओं के अंदर जो आपके ऊँट की नस्लें हैं, वो आपको याद करवा दूँ, समझा दूँ। तो बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, याद हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, अगले वीडियो में आपको आंसर दे दिया जाएगा। और चिंता वाली कोई बात नहीं है, जितनी भी थ्योरी वाली क्लासें हैं मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, और एमसीक्यू भी साथ में ही हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा थ्योरी आपने पढ़ी है, पेपर नज़दीक है, तो अभी जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि हम कितने गहरे पानी में हैं, तो उनके लिए मैंने पशु परिचर के 10 मॉडल पेपर बना रखे हैं जो कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, और मात्र उनकी कीमत 49 रुपये है। 49 रुपये में 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल पेपर वाला फील आएगा, माइनस मार्किंग होगी, रिजल्ट आपके सामने होगा, आपको पता लगेगा कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पा रहे हो। ओनली ये पशु परिचर में पशुपालन विज्ञान के लिए है। अगर वाकई में दोस्तों ऐसे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।